हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी नीट सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जनता की भारी डिमांड पर डी एंड एफ ब्लॉक। आप लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक जाने कितनी बार पढ़ लिया होगा, याद ही नहीं होता है। एनसीईआरटी ने कितनी बार रट ली होगी, याद नहीं होता है। क्वेश्चंस हमेशा गलत हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है वो तो आपको अच्छे से पता है। अगर आप लोगों ने डी ब्लॉक नहीं पढ़ा है तो मेरा इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है एनसीईआरटी पॉडकास्ट, जहां पर मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझाया, आप उसे कवर कर सकते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया है तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सीखोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेंगे, कुछ ही समय के अंदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस भी करेंगे। तो ये पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के साथ। सबसे पहले इस चैप्टर को जब आप पढ़ें तो इस टेबल को कभी भी स्किप ना करें। आ जाओ भाई, नाराज हो गया ये, है ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी आपने लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज कई बार पढ़ी होगी, लेकिन यहां पर जो टेबल्स होती हैं उन टेबल से डेटा उठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो गया, नाराज हो गया मुझे लग रहा है ये। चल जा मोहन प्यारे, मोहन प्यारे चल तो रहा है लेकिन पेज आ गया। तो देखो ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, आई होप आपको ये क्लियरली दिख रही होगी, है ना। और नहीं दिख रही है तो आप अपने पास एनसीईआरटी उसको उठा लें और अब देखें काम की चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये आपके पास 3D सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम बोलते हैं, फोर्थ पीरियड ऑफ प्रिडिक्टेबल। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। तो वैसे तो आपको 3D, 4D, 5D तीनों ही सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन है। ये डेटा देखो, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5,4s1, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5,4s2 और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6,4s2। आप सभी ने ये सीखा हुआ है कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बंधु बताओ Mn और Fe किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और आयरन का है 3d6। 3d5 हाफ फिल्ड है तो Mn की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बस इतना बोलते ही तुम्हारा गेम हो गया। क्यों? अरे भाई Mn, आप समझो, आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो है Mn में भी कहां से निकलेगा? 4s से, और Fe में भी कहां से निकलेगा? 4s से। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल रहा है, काई का हाफ फील्ड, काई का फुल फील्ड। यहां पर काम में आएगा Z इफेक्टिव। तो अगर आप टेबल में दिया गया डेटा ऑब्जर्व करें तो डेटा भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि बाबू आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की जो है वो Mn से ज्यादा होती है। तो पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें ऑफ क्या आयरन जो है वो Mn से ज्यादा है, जब क्वेश्चन आएगा तो तुम हंसते हंसते गलती करके आओगे। अब हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या हुआ सर? वो कब होगा? जब पहले 4s के दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। यानी अगर मैं कंपेयर करूं Mn+2 एंड Fe+2, तो अब Mn+2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 3d5, और Fe+2 में क्या बनेगा? 3d6। तो Mn से Mn+2 आने में आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो। तो या तो आप ऐसा कर लो कि Mn+2 की आयनाइजेशन एनर्जी Fe+2 से ज्यादा होगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि IE3 ऑफ Mn शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? IE3 ऑफ Fe। तो देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यू अगर देखें तो अब हम बिल्कुल सही हैं, आपके सामने है। यहां पर Mn की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा। बारीकियां आप देखोगे, अभी जब PYQs देखोगे, क्वेश्चन आए हुए हैं, कहां से और कैसे कैसे वो क्वेश्चन उठाता है। तो ये टेबल ही आधा डी ब्लॉक चैप्टर है। अगर आपको ये टेबल को रीड करना आता है, इसके डेटा को बहुत अच्छे से आपने एनालाइज कर लिया है, तो आधा डी ब्लॉक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। यस, पढ़ो आगे। देखो मेटालिक रेडियस हमने सीखा है, लेफ्ट राइट जाने पर साइज पहले डिक्रीज होता है, बीच में कांस्टेंट रहता है और लास्ट में इंक्रीज होता है। तो देखो पहले डिक्रीज हो रहा है, बीच में कांस्टेंट है और लास्ट में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें मैंगनीज, कौन? ये रहा मैंगनीज। मैंगनीज ट्रेंड ब्रेकर है। मैंगनीज की साइज अपने दोनों पड़ोसी से क्या होती है? ज्यादा। यानी स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज डिक्रीज होती है, Mn पे बढ़ती है। फिर Fe से लेकर निकल तक साइज क्या रहती है? कांस्टेंट।
और लास्ट में वापस से क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन, एक E नॉट M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यू है ना, तो E नॉट M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यू आपको क्या दिखाती है, E नॉट M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यू व्हाट गिव्स यू, इट गिव्स यू टेंडेंसी ऑफ M+2 ion to get reduced to M। इसको हम इसका SRP बोलते हैं, more positive value suggests higher tendency of M2 plus ion to get reduced। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के लिए M2 प्लस M जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, और जो खुद रिड्यूस होता है बताओ वो क्या होता है, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर आप पीछे चल के इनकी E नॉट वैल्यूज को देखें तो देखो स्कैंडियम के लिए टाइटेनियम के नेगेटिव 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 नेगेटिव, सिर्फ ये एक वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम M2 प्लस M वैल्यूज के बारे में बात करें तो ओनली कॉपर हैज पॉजिटिव E नॉट M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यूज, सिर्फ कॉपर के पास क्या है, पॉजिटिव E नॉट M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यू है। और इसीलिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आई थिंक नीट में नहीं आया लेकिन जेईई मेन में आ चुका है, ध्यान रखना नीट में आ सकता है क्या, एंड दैट इज वाई कॉपर डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन विद मिनरल एसिड्स। तो जो कॉपर है वो मिनरल एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, इनके साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर कॉपर को मान लो HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे और इसको हाइड्रोजन रिलीज करनी है तो कॉपर को 0 से कहां जाना पड़ेगा, +2 में। ठीक है, लेकिन कॉपर की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की ज्यादा है, तो कॉपर हैज नो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Cu+2 ड्यू टू इट्स पॉजिटिव E नॉट M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना, ये जेईई में तो कई बार पूछ चुका है, नीट में भी देखो इसको यूज नहीं किया है, कर सकता है। पूरी 3D सीरीज में M2 प्लस चेंजेस टू M वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी पॉजिटिव होती है, कॉपर की। इसका मतलब ये है कि भैया कॉपर ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है, Cu+2 में जाना नहीं चाहता है, Cu+2 किस में आना चाहता है, Cu में। तो जब जब कॉपर को मौका मिलेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखें। समझ में आया क्या? और भी देखो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी नीट में बहुत कम पूछी गई है, नहीं पूछी नहीं गई है, और जेईई में 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहें, आपसे पूछ सकता है। यह है M3 प्लस चेंजेस टू M2 प्लस, मतलब ये बताना चाह रहा है कि M3 प्लस M2 प्लस में कन्वर्ट होना हाँ चाहता है या फिर नहीं चाहता है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, आहा ये देखो, देख रहे हो विनोद, 3 वैल्यूज पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब आप समझ चुके हो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इसका M3 प्लस आसानी से किस में कन्वर्ट होना चाहता है, M2 प्लस में। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, कौन कौन है, Mn Fe कोबाल्ट, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कोबाल्ट की, फिर है Mn की, और फिर किसकी है, Fe की। कॉमन फी क्या है, कॉमन फी। तो आप समझने की कोशिश करें। अब अगर मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं आपको लिखवाने के लिए, आप लिख लेना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम E नॉट M3 प्लस चेंजेस टू M2 प्लस वैल्यू देखें, ठीक है,
तो इज पॉजिटिव फॉर कौन कौन, Mn, Fe एंड कोबाल्ट। तो अगर हम Mn की वैल्यू देखें तो वो आपके पास है 1.57, इसकी वैल्यू शायद 0.6 के आसपास कुछ थी, 0.77 है ना, 0.77, और ये कितनी है 1.97। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट या कोबाल्ट +3 हैज हायर टेंडेंसी टू गेट reduced to CO+2. So it will be the strongest oxidizing agent among the three. इन तीनों में ये सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखूं तो याद रखना, इसको आप ट्रिक बना सकते हो, कॉमन फी, वो फीस जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है, मतलब कोबाल्ट +3 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, फिर कौन होगा Mn+3, और सबसे कम कौन होगा Fe+3। आप से कई लोग सोच रहे हो अरे सर ऐसे तो कभी नहीं पढ़ा हमने डी ब्लॉक। हाँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ना होता है, चुन चुन कर, बदला नहीं लेना, इंफॉर्मेशन लेनी है। एनसीईआरटी की टेबल्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज की लाइंस को एक बार आपको जरूर पढ़ना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, है ना, वैसे इस लेक्चर से आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बार भी डी ब्लॉक ढंग से नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, आप मेरा डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी पॉडकास्ट जरूर पढ़ें। उससे आप पूरा डी ब्लॉक 3-4 घंटे में कवर कर सकते हो, और ऐसा कवर करोगे कि उसमें आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखें, ये एक और प्रॉपर्टीज की टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, और जो बोल्ड लेटर में लिखी गई हैं वो उनकी स्टेबल स्टेट है। स्कैंडियम सिर्फ एक ही स्टेट शो करता है, +3। बहुत सीखने की बात है। स्कैंडियम और जिंक, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं 3D सीरीज में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। स्कैंडियम और जिंक के अलावा सारे के सारे 3D सीरीज के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कई बार असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाता है, आई थिंक एक बार आ भी चुका है, नीट में नहीं आया, जेई में आया। अगेन अब मैं बार बार ये बोलूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो जेई में आ चुके हैं, नीट में आना बाकी है और आ जाएंगे। क्वेश्चन ये होता है कि ऐसे बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिख देता हूं चलो आपके लिए, है ना, काम में आएगा। अच्छा, आप लोग पीडीएफ की बोल रहे थे, मैं भूल गया था बताना। तो ये सारे लेक्चर्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सारे पीडीएफ भी आपको उसी में ऐप पर मिल जाएंगे। टाइम सेवर के नाम से आपको ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा, टाइम सेवर फॉर नीट, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट does not show what variable oxidation state। इनमें से कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? ऑप्शन 1 है कोबाल्ट, ऑप्शन 2 है जिंक, ऑप्शन 3 है कॉपर एंड ऑप्शन 4 है स्कैंडियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, स्कैंडियम होगा, जिंक नहीं। ऑल्दो जिंक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, स्कैंडियम भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्कैंडियम होगा। समझ गए आप? बाकी देखें, टाइटेनियम की कॉमन ऑक्सीजन स्टेट या स्टेबल स्टेट कौन सी है? +4। वेनेडियम की है +5। क्रोमियम +3 और +6 में एग्जिस्ट करता है। दिखाए सारी सकते हैं, बट इनकी कॉमन स्टेबल स्टेट्स हैं। Mn +2 और +7 सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। Fe की +2 +3, +4 और +6 में बहुत रेयर शो करता है स्पेशल कंपाउंड्स में। कोबाल्ट के लिए +2 +3 है, निकल के लिए +2 है, कॉपर के लिए +2 है और जिंक के लिए +2 है। ये समझ में आ रहा है आपको?
तो कॉपर +1 का एक केस है, भी आप देखोगे भी आगे, ध्यान रखना कि कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता है। ऑल्दो Cu+ में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, Cu+2 में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होता है, बट आप ध्यान रखना कि Cu+ इज अनस्टेबल in aqueous solution and disproportionate as, तो जब भी Cu+ aqueous solution में होगा ये सीधा Cu solid और Cu2+ aqueous में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? Cu solid और Cu2+ aqueous में। उसका कारण है, रीजन क्या है इसका, कि जो Cu2+ बनता है उसकी बहुत हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2+ aqueous, ठीक है, विच कंपनसेट्स, बैलेंस करती है द एनर्जी रिक्वायर्ड to convert Cu+1 to Cu+2। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो कॉपर +1 है ये 3d10 है और ये 3d9 है, तो हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, ये तो पार्शियली फिल्ड है, तो d10 d9 में नहीं जाना चाहेगा, हाँ नहीं जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ ना ये जो कॉपर है Cu+2, ये जब बनता है ना तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा, और वो ऊर्जा जो होती है वो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है, इसलिए Cu+1 Cu+2 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी? चलिए, तो ये ध्यान रखना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने यहाँ लिख दिया है इट इज अति 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 यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और हो बहुत ही बढ़िया डेटा आ गया है। वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। ये आप देख रहे हो ए लिखा हुआ, ये दिखा रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। भस्म करना समझते हो? भस्मासुर है, भस्मासुर क्या होता है? मेटल को डायरेक्टली उसकी गैस में बदल देना, भस्म कर देना, जला देना, गायब कर देना। सॉलिड मेटल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देना? गैस में। वहां जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है डायरेक्टली, बाबू सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दिख रही है तुमको? 515 सबसे बड़ी वैल्यू। तो 3D सीरीज में सबसे हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होती है? वेनेडियम की। यहां मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का ज्यादा 3D सीरीज में। पूरे डी ब्लॉक के अंदर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट होता है, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली 3D सीरीज में देखो तो वेनेडियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको बता ही चुका हूं। आपको लगेगा कि Mn3d5 4s2 है, Fe3d6 4s2 है, तो Mn की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, Mn की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आयरन से कम होगी, लेकिन थर्ड है नहीं, थर्ड वाली जो होगी वो आयरन से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। ये देखें ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ा हुआ है। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, इसलिए Sc2O3 बनाएगा। टाइटेनियम +2 +3 +4 तीनों शो करता है, इसलिए तीनों तरह के बन रहे हैं, लेकिन +2 +4 ज्यादा कॉमन है। वेनेडियम VO यानी VO +2, V2O3 +3, V2O4 +4 और V2O5 +5 शो करता है। ठीक है जी। एक और चीज आप लोगों ने सीखी होगी कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, नहीं सीखा है तो ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये चीज हम पीरियडिक में भी सीखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखते हो, हर जगह ये है। तो वैसे आप यहाँ पर वेनेडियम +2 में है, यहाँ +3 में है, यहाँ +4 में है या +5 में, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज को, बड़ा भी ध्यान रखना। V2O5 इज प्रेफरेबली
एसिडिक बट एम्फोटेरिक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है। इंटरेस्टिंग तो नहीं है आपके लिए, तो कंफ्यूजिंग लाइन है। इंटरेस्टिंग तो मैं बना देता हूं। मतलब V2O5 किसकी तरह काम करना चाहता है? एसिड की तरह, लेकिन अल्टीमेटली वो काम किसकी तरह करता है? एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह। ऐसा क्यों? तो आप ही समझो कि आप V2O5 से पूछो बता तुझे एसिड चाहिए या बेस, तो V2O5 बोलेगा मुझे बेस चाहिए क्योंकि मैं एसिड की तरह काम करना चाहता हूँ। फिर हम बोलेंगे बेस तो है ही नहीं, तो V2O5 बोलेगा कोई बात नहीं, एसिड दे दो, मैं बेस की तरह एसिड से भी रिएक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं तो गिरगिट हूँ, मैं एम्फोटेरिक हूँ। मुझे बेस मिल गया तो मैं उससे रिएक्ट करके एसिड की तरह काम कर लूंगा, लेकिन बेस नहीं भी मिला तो भी मैं अपना काम चला लूंगा और मैं एसिड से भी रिएक्ट कर लूंगा मजबूरी में। तो प्रेफरेंस अगर आप V2O5 से पूछो, जैसे होता ना आप कहीं जाओ क्या खाओगे? रसगुल्ले, वो तो है ही नहीं, कोई नहीं काजू कतली खिला दो। समझ मेरी बात को? सेम ऐसा ही V2O5 से पूछो क्या चाहता है? बोले बेस चाहता हूं, मैं एसिड हूं। बोले यार बेस तो नहीं है, कोई बात नहीं एसिड दे दो, मैं उससे भी रिएक्ट कर लूंगा। ये इस लाइन का मतलब है। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे देखो इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। CRO बेसिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है और ऊपर के जो दोनों हैं वो एसिडिक है। ये सब आपके Mn वाले बेसिक हैं, ऊपर चलने पर एसिडिक कैरेक्टर इनका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। ये जो स्टार लगे हुए हैं स्टार, ये सारे स्टार मिक्स्ड ऑक्साइड्स को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। देखो वो लिखा भी है NCERT ने कि बाबू स्टार मतलब मिक्स ऑक्साइड है, यानी Fe3O4 जो है वो एक्चुअली मिक्सचर है ऑफ FeO डॉट Fe2O3 का, जिसमें कुछ आयरन +2 में है और कुछ आयरन +3 में। समझ में आता है? तो अगर आपने टेबल्स नहीं पढ़ी हैं, मैंने आपको सिखा दिया है, एक बार NCERT आज दोबारा लेकर बैठ जाए और इन टेबल्स को अच्छे से पढ़ें। चलिए, ये एक पैराग्राफ मैंने उठाया क्योंकि आप सब पढ़ ले तो इस पैराग्राफ को छोड़ दो, और इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन है। देखें, ऑक्साइड एंड ऑक्सोनाइंस। ऑक्साइड तो आप देख चुके हो। ऑक्सोनाइंस क्या होता है? जब मेटल, ऑक्सीजन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे MnO4- एक ऑक्सो एनायन है, जैसे CrO4 -, Cr2O7 2-, ये सब ऑक्सो एनायंस हैं। मतलब समझ में आ गया? ओके। These oxides are generally formed by the reaction of metals with oxygen at high temperature. ठीक है। All the metal except scandium form MO oxides which are ionic. तो अगर आप स्कैंडियम को छोड़ दो, है ना, तो स्कैंडियम MO टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और वो बनाएगा Sc2O3। तो उसके अलावा वो कोई और ऑक्साइड बनाता ही नहीं है। ठीक है। बाकी के सभी MO ऑक्साइड बनाते हैं, TiO, CrO, MnO, FeO, और वो सबके सब नेचर में कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं। ओके। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and is attained in Sc2O32 Mn2O7। कवि कहना चाह रहा है कि उस एलिमेंट का जितना ग्रुप नंबर है उतनी ही उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जरा पीछे जाके देखें तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 है, उसकी एक ही स्टेट है +3, इसका 4 है, इसकी हाईएस्ट स्टेट है +4, 5 5, 6 6, 7 7। लेकिन ये कहानी सिर्फ Mn तक चल रही है, उसके बाद वापस से कहानी में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 7 जो उसका ग्रुप नंबर है वही उसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगी, याद रखने वाली बात है। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन बिसाइड्स द ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटायन स्टेबलाइज V5 एज VO2+। मतलब ऑक्सो एनायन के साथ साथ ऑक्सोकैटायन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वेनेडियम +5 में किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? VO2+। वेनेडियम +4 में किसकी तरह एग्जिस्ट करता है? VO2+। टाइटेनियम +4 में एज Ti2+। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन या इंफॉर्मेशन है, ये आपसे पूछ सकता है। ऑक्सोकैटायंस वेनेडियम +5 में VO2+, +4 में VO2+, VO2+, डिफरेंस ध्यान रखना। ओके। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ता है। इन केस ऑफ Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। ये एक एक्सप्लोसिव ऑयल होता है, चाहो तो यहाँ एक्सप्लोसिव और लिख देना, कोवेलेंट है, ध्यान रखना। Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। Even CrO3 and V2O5 have low melting points. In these higher oxides, the acidic character is predominant. तो मैंने आपको बता ही दिया है
कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। बट एक और बात जो सीखने वाली है वो ये है कि इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे Mn क्या है +7, तो +7 का जो ऑक्साइड है Mn2O7 वो कोवेलेंट है, CrO3 कोवेलेंट है क्योंकि उसका कोवेलेंट होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और V2O5 भी प्रीडोमिनेंटली कैसा है, कोवेलेंट है। आगे बढ़ो, Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7। तो ये Mn2O7 का एसिड है, ऑक्सी एसिड, यानी जब आप Mn2O7 को जल में डालोगे तो ये बनाएगा HMnO4। इसको बोलते हैं परमैंगनिक एसिड, परमैंगनिक एसिड। सिमिलरली जब आप CrO3 को पानी में डुबो दोगे तो ये बनाएगा H2CrO4 क्रोमिक एसिड प्लस H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड। ये आपको बहुत लाइट लग रहा होगा, हाँ ठीक है लिखा हुआ है, अरे भाई ये एक रिएक्शन है, सीधी सीधी दे देगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा। लिख देगा CrO3 H2O A+B, A और B को पहचाने, या फिर A और B में क्रोमियम के नंबर को पहचाने, या A और B में ऑक्सीजन के नंबर को पहचाने। पहचान कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यह है आपका क्रोमिक एसिड और ये कैसा है, डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है, ओके, बढ़िया है। चलिए और आगे चलते हैं, कहां चले और आगे, यहां देखो, ये रहा, सुनो ध्यान से, मैंने जो बताया थोड़े पहले, V2O5 is however amphoteric दो मेनली एसिडिक, प्रेफरेबली एसिडिक है लेकिन एम्फोटेरिक का काम करेगा, एंड इट गिव्स VO4 3- एज वेल एज VO2+ सॉल्ट। तो ये बहुत ही काम की चीज है। V2O5 जो है वो VO4 3- और VO2+ दोनों तरह के सॉल्ट देता है, और दोनों ही तरह के सॉल्ट में वेनेडियम +5 स्टेट को मेंटेन करके चल रहा है। निकाल सकते हो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इन वेनेडियम there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to amphoteric V2O5। देख रहे हो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी याद रखना, प्रीडोमिनेंटली एसिडिक है या प्रेफरेबली एसिडिक है, साथ ही साथ एम्फोटेरिक भी है। V2O5 dissolves V2O4 सॉरी, तो देखो V2O4 कैसा है, बेस है, और बेस को क्या मांगता है, एसिड, तो ये एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ +2 है, तो वो आपको मेंटेन करवानी है सॉल्ट में, तो VO के ऊपर कितना चार्ज लगाओ कि वो +2 में आ जाए, तो 2+ लगा दो, ये -2 होता है, -2 इधर आके +2 में जुड़ जाएगा, ये +4 में आ जाएगा, तो रटना नहीं है। V2O4 पहली बात खुद बेसिक है, तो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, एसिड से रिएक्ट करके उसका सॉल्ट बनाएगा जहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मेंटेन होना चाहिए, और ये उसका फॉर्मूला है। आगे पढ़ो, सिमिलरली V2O5 react with alkalis as well as acids, तो V2O5 एम्फोटेरिक है क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। आगे पढ़ो, जब ये एल्कलीज यानी बेस से रिएक्ट कर रहा है, V2O5 जब बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा, और जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा। यहां ध्यान देना, आगे ही रहा, ये VO4+ लिख दिया है, VO4+ में तो वो +9 में चला जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो ये मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में, है ना, तो उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए, एनसीईआरटी ने अभी तक चेंज नहीं किया है इसको, तो ये VO2+ में आएगा। तो आप अपने ऑप्शन देख लेना, अगर VO4+ दिया हुआ उसने तो आप उसी को टिक करके आना, क्योंकि एनसीईआरटी को सही मानेगा। वैसे तो उस केस में दोनों ही आंसर सही होंगे, बट फिर भी गलत भी लिखा है तो हम एनसीईआरटी को ही सही मान के चलेंगे, क्या करें भैया, है ना, चच्चा विधायक है, जो बोल देंगे वही सही है। ये पढ़ो, वेल कैरेक्टराइज CrO इज बेसिक एंड Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं F ब्लॉक में। तो भाई F ब्लॉक में आपको और कुछ याद रहे ना रहे, इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनके कॉन्फ़िगरेशन से पूछे जाते हैं, तो कृपया करके इन कॉन्फ़िगरेशंस को रट लें। और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हो तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 8 नहीं आता है। इस ट्रिक से आप इसको 5 से 10 बार लिखें, आपको इनके मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस याद हो जाएंगे। ये इतनी सी मेहनत आप जरूर कर लें, ठीक है। तो देखो, लेंथेनम नॉट अ लेंथेनॉइड, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो 5d1 6s, एक्चुअली ऑर्डर क्या होता है, पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 5d में 1 जाता है, फिर 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो लेंथेनम 5d1 6s2, अब इसके बाद 4f में 1 इलेक्ट्रॉन गया,
अब ये 4f2 आना चाहिए था, पर 2 नहीं आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर शिफ्ट कर दो, 4f3 6s2। अब 8 तक कुछ मत सोचो, 3 4 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2। अब यहाँ आता 8 2, लेकिन 8 नहीं आता, एक लेकर शिफ्ट करो, 4f7 5d1 6s2। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बक्सा बना रहा हूं, इस बक्से पे, एक इस बक्से पे, नॉट इस बक्से पे, इस वाले बक्से पे, और एक ये, भाई ये 3 बक्सों के कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद रखें। जो हाफ फिल्ड वाले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, टर्बियम फिर भी ना हो, है ना, तो काम करो, टर्बियम को हटा दो, यूरोपियम और गैडोलिनियम, ये हाफ फिल्ड वाले हैं, ये टर्बियम लुटेशियम फुल फील्ड वाले हैं, 4f14, ये 4f14 6s2 है, 4f14 5d1 6s2 है, और एक शुरुआत वाले लासे 5d1 6s2, है ना, ऐसे याद रख लो। लासे यू गाड़ी, ये भी लो कुछ नहीं है, ऐसे याद रखना, ठीक है। सीरियम का 4f1 5d1 6s2, ठीक है, कौन है, यूरोपियम और गैडोलिनियम, इन दोनों का 4f7, इसका 4f7 6s2, 4f7 5d1 6s2, और सिमिलरली इसका 4f14 6s2, 4f14 5d1 6s2। ऐसे देखो, ये आपके एक्टर थोड़ा कम पूछता है, लेकिन फिर भी ये भी आपको आना चाहिए। इसमें 5 और 8 नहीं आता, तो बाकी आप सेम फॉलो कर सकते हो। अगेन ये डी ब्लॉक का है, ये लेंथेनॉइड नहीं है। अब देखो 4f1 नहीं आया, 5f1 नहीं आया, 6d2 7s2 से शुरू हुआ है ये सीधा सीधा। अब 5f2 6d1 7s2, 5f2 5f3 4, अब देखो 5 नहीं आया, तो 5 आता, लेकिन एक इधर शिफ्ट कर दिया, 5f6 7s2। अगेन आपको फिर आम काम, यानी 2 याद रखने हैं 5f7 वाले, और एक आपको ये 2 याद रखने हैं नोलर, है ना। तो आम काम नोलर, आम मतलब 5d 5f7 6s2, सॉरी 5f7 7s2, ये 5f7 6d1 7s2, ये 5f14 7s2, ये 5f14 6d1 और 7s2। इतने से याद रख लो, बहुत सारा अपना काम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, इधर बता दूं आपको, ये आप ध्यान रखना कि फॉर लेंथेनॉइड्स +3 इज, ये लाइन जरूर याद रखना, इज द मोस्ट, इससे बहुत सारे काम बनेंगे आपके, इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट एंड एलिमेंट इन any other oxidation state eventually converts into +3। अगर पहली बात, सिर्फ लेंथेनॉइड्स के लिए, एक्टेनॉइड्स के लिए नहीं, किसके लिए, लेंथेनॉइड्स के लिए। लेंथेनॉइड्स के लिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। अगर आपके पास कोई लेंथेनॉइड +2 में है तो भी वो घूम फिर के +3 में आएगा, +4 में है तो भी वो घूम फिर के किस में आएगा, +3 में ही आएगा। तो अगर आपके पास कोई लेंथेनॉइड +2 में है, इट विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू +3। अब देखो +2 से +3 जाने में बताओ इटसेल्फ क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर आपके पास कोई लेंथेनॉइड है जो +4 में है, तो इट विल इवेंचुअली गो इनटू +3, है ना। और उस केस में खुद क्या होगा, रिड्यूस्ड। और जब ये खुद रिड्यूस्ड होगा तो बताओ किसकी तरह काम करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये 2 लाइन जरूर यार, इस बार रटना नहीं है कि कौन +2 में। अब जैसे आपने बोला सीरियम +2, तो भाई साहब अगर सीरियम +2 में है, पहले देखो सीरियम +2 2 4, देखो सीरियम +4 बनाना प्रेफर करेगा, क्योंकि +4 बनते ही ये पहुंच जाएगा 5s2 5p6 नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसलिए सीरियम +4 बनता है, बनता होगा, लेकिन सीरियम +4 से वापस किस में आएगा, +3 में, खुद रिड्यूस होगा, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे आओ, ये कौन है, ये कौन है, ये रहा यूटर्बियम। ये जो भाई साहब यूटर्बियम आपको दिख रहा है, अगर मैं यूटर्बियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं Yb2+, तो देखो फुलफिल्ड स्टेबल है, लेकिन लेंथेनॉइड की सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी है, +3। तो यूटर्बियम भी +2 से वापस किस में आएगा, +3 में,
खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस। सही है। ऐसे ही आपको और चीजें पढ़नी है, कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ साथ सिखाता हुआ चलूंगा। तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नीट 2024 रीनीट कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय एमिनेंट गिवन रिएक्शन। इसमें आपको कुछ भी याद ही नहीं करना था। कभी कह रहा है कि यहाँ एमिनेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भैया +6, यहाँ निकालो भैया +7, यहाँ निकालो +4। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ये ध्यान रखना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, नोट आप चाहो तो खुद भी लिख लेना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डी ब्लॉक कंपाउंड्स में कि MnO4 2- इसको हम बोलते हैं मैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं, मैंगनेट। इसका कलर होता है ग्रीन, मतलब ग्रीन। एग्जिस्ट ओनली इन एल्कलाइन, एल्कलाइन बोले तो बेसिक, मीडियम एंड डिस्प्रपोर्शनेट्स। क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। और ये उसकी रिएक्शन है, यही रिएक्शन है। +6 से +7 में भी जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, +4 में भी आ रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। इसका खुद का कलर होता है ग्रीन, यानी ग्रीन। और MnO4 में से कलर होता है पर्पल। ये MnO2 तो ब्लैक सॉलिड है, ठीक है। तो देखो Mn +6 शो कर रहा है, +7 शो कर रहा है, +4 शो कर रहा है, +2 और +3 शो नहीं कर रहा है। तो B एंड E कहीं है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें डी ब्लॉक में याद करने का नहीं था, ना ही रिएक्शन याद होनी चाहिए, सब दिया हुआ है, ठीक है। बट हाँ है डी ब्लॉक का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप देखो ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयन। देखो बिल्कुल सही लाइन है, अभी थोड़ी पहले मैंने आपको बताई थी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्कैंडियम सिर्फ कौन से स्टेट शो करता है, +3। तो भाई साहब स्कैंडियम एमओ, अगर आप देखो एमओ में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, स्कैंडियम +2 शो नहीं करता है। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइनें नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी चिंता मत करो, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम टू मैंगनीज। बिल्कुल सही है। स्कैंडियम ग्रुप नंबर 3 ऑक्सीजन स्टेट +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, Mn +7। बस वहीं तक चलता है, उसके बाद नहीं होता, सीखा था अपन ने। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। मुझे इनकरेक्ट बताना है, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। नीट वाले बच्चे जल्दबाजी में बहुत होते हैं, है ना। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। ये गलत है, बेसिक कैरेक्टर नहीं, हाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक, और ये एम्फोटेरिक और प्रेफरेबली एसिडिक होता है। V2O4 dissolves in acids to give VO4 3- salt। ये भी तो मुझे गलत ही लग रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि V2O4 बताओ कैसा है, बेसिक। और बेसिक किससे रिएक्ट करेगा, एसिड, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, इसलिए रिएक्ट करेगा। तो अगर इससे रिएक्ट करेगा, अब मैंने आपको याद करने का तरीका क्या सिखाया था, कुछ नहीं सोचना। यहां किस में है, +4। तो वेनेडियम ऑक्सीजन का एक, देखो ये बेस है, बेस हमेशा कैटायन बनाता है। जैसे NaOH + HCl में NaCl बनता है, तो कैटायन कहां से आता है, बेस से। तो ये बेस है ना, तो एक कैटायन बनाएगा। वेनेडियम का ऑक्सीजन स्टेट +4 आना चाहिए, तो उसके लिए VO पे +2 लगा दो, खत्म, बन गया ना। अगर V2O5 होता तो क्या बनाता, होता V2O5 जो भैया वो एम्फोटेरिक है। तो जब वो बेस से रिएक्ट करेगा, तो देखो ये खुद एसिड है, तो एनायन बनाएगा VO4 3-। और जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा VO2+, है ना। लेकिन VO4+ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद करवाया था ना, फोकस कर लेना भाई साहब। तो डी गलत है। CRO इज बेसिक बट एम्फोटेरिक, ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन कौन हुआ, COD है कहीं ऑप्शन, ये रहा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सही है। ओहो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन देखे तो क्या क्वेश्चन है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग V2O3, V2O4, V2O5। देखो एम्फोटेरिक तो ये है, अपॉन रिएक्शन विद एल्कली, तो जब ये एल्कली से रिएक्ट करेगा
तो खुद एसिड है, बेस से रिएक्ट करेगा, तो बताओ एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट का कैटायन या एनायन? बताओ बताओ बताओ। हाँ एनायन, तो ये +5 में ना, तो +5 का एनायन कौन होगा, VO4 3-। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन द ऑक्साइड एनायन इज +5। वैसे मैंने आपको सिखाया जब ये सॉल्ट बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगा। आपको ये पहचानना है कि इनमें से एम्फोटेरिक कौन है, तो ये दोनों तो बेसिक है, V2O5 जो है वो एम्फोटेरिक है, प्रेफरेबली एसिडिक है ना, एम्फोटेरिक है, तो ये अपनी +5 को मेंटेन रखेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके लिए एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया, आसान है ना, मैंने आपको सिखाया था। अब देखो आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, ये सबके देखो आपको दिख रहा है लैंथेनॉइड्स है, तो लैंथेनॉइड्स की स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, +3। अब रिड्यूस कब होगा, जब उससे हायर स्टेट में होगा, यानी +3 से ऊपर वाली स्टेट होनी चाहिए, और +3 से ऊपर एक ही स्टेट है +4, तो डायरेक्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था ना, लैंथेनॉइड्स के लिए सबसे कॉमन स्टेट क्या है, +3, तो चाहे उससे ऊपर हो चाहे उससे नीचे, इवेंचुअली वो उसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स 2-स्टेप प्रोसेस। अब ये ना KMnO4 का प्रिपरेशन है, इसे आप ध्यान रखना। पहले हम MnO2 को KOH + O2 या फिर KNO3 के साथ फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज करने पर क्या होता है, पहले आपको ग्रीन कलर का K2MnO4 मिलता है। फिर अब यहां देखो Mn+6 स्टेट में है, इसका या तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा दो, उससे ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एसिडिक मीडियम में आप इसका डिस्प्रपोर्शनेशन करवा लो, तो ये वहां पर भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिएक्शन सिखाई थी, KMnO4 + MnO2 में कन्वर्ट होगा। ये MnO2 वापस से क्या हो जाएगा, आप रिसाइकल करके यहां ले जा सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं, एसिडिफाई करके भी आप K2MnO4 को KMnO4 में बदल सकते हो। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जहां पर Mn+6 से +7 और +4 में जा रहा है। या फिर आप इसका सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा लो, तो सारा Mn+6 +7 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कलर होता है पर्पल और इसका कलर होता है ग्रीन। तो क्या पूछ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स 2-स्टेप प्रोसेस इन विच द फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विद KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस K2MnO4। कहीं है, ये रहा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज। तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई गैडोलिनियम के इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आप जरूर याद रखें, तो होता है 4f7 5s2। अब देखो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, है ना। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ध्यान रखना। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड, ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है। ओके जी, आगे बढ़े। इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडेट। तो आप ये ध्यान रखें, ये भी KMnO4 की प्रॉपर्टीज हैं, NCERT में दी हुई है, आप खोलकर देख सकते हैं। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आप एसिडिक मीडियम में हैं, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो खुद जो है KMnO4 यानी MnO4- जहां पर Mn+7 में है, वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और यहां इसका n फैक्टर होता है 5। एसिडिक मीडियम में इट ऑक्सीडाइजेज, तो ये क्या करता है, I- को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। किसमें? एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना, जो लिख रहा हूं उतनी एटलीस्ट वो याद रखना। Fe+2 को कहां भेज देता है, Fe+3 में। ऑक्सिलेट को कहां भेज देता है, CO2 में, है ना। और एक आप ले लो H2S, उसको कहां कर देता है, सल्फर में। लेकिन वहीं अगर आप इसको बेसिक या फिर न्यूट्रल और स्लाइट एल्कलाइन मीडियम में यूज करो, तो MnO4- खुद किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में।
+7 से +4, इसका n फैक्टर हो जाता है 3 एंड ऑक्सीडाइजेस। तो यहाँ दो रिएक्शन आपको रखनी है, एक I- को कन्वर्ट करता है IO3- में, और दूसरा थायोसल्फेट H2O3 को डायरेक्टली SO4 में। तो दो रिएक्शंस आपको जरूर याद रखनी है। अब आप पढ़ें इस क्वेश्चन को। इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड दैट इज I- इनटू आयोडेट। इसने खुद ही बता दिया है आपको। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन इज, तो इसमें Mn खुद +7 से +4 में जाता है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो खुद +7 से +2 में जाता, वो तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रिएक्शंस K2Cr27 शो करता है, K2Cr27 ये वाली रिएक्शन शो करेगा, सेम रिएक्शन बाय K2Cr2O7। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो K2Cr2O7 होता है उसमें क्रोमियम +6 में होता है और वो खुद कन्वर्ट होता है +3 में, और बाकी सेम I- को I2 में, ऑक्जेलेट को CO2 में, Fe+2 को Fe+3 में और H2S को सल्फर में। K2Cr27 बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ KMnO4 करता है, मतलब न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये लो, देखो 22-19 सिर्फ चेंज कर दिया भाषा को। When neutral or friendly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide I-, iodide ion is converted into X। X कौन होगा, IO3-, that is your iodate ion। देख सकते हैं आप, पिछले क्वेश्चन में उसने बता दिया था आयोडाइड आयोडेट में जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आयोडाइड I- किस में कन्वर्ट होगा, IO3- में, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिखा दो, आपको सब चुकाई हूं, क्वेश्चन देख लो आप। तो बस the E0 value for Mn3 plus Mn+2 couple is more positive than that of Cr+3 Cr+2 और Fe+3 Fe+2 due to change of। अब देखो ये वैल्यू अगर ज्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब Mn+3 wants to convert to Mn+2। बोला मैंने आपको सिखाया था कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी आसानी से ये +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। अब कन्वर्ट कब होना चाहेगा, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो क्या होता है, 3d5 4s2। Mn+2 3d5 है और Mn+3 3d4 है, +5 इज स्टेबल, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। तो इसका आंसर होगा कि Mn d4 से d5 में जा रहा है, कहीं है, ये रहा। देख रहे हो विनोद, कितना आसान सा प्रश्न है। लॉजिक रट नहीं सकते इन चीजों को, लॉजिक वो मैं आपको सिखा चुका हूं। ये देखें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ, देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, सीखा है आप लोगों ने। और यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी अल्टीमेटली आपका ये जो क्वेश्चन है ये आप सिर्फ ये पूछ रहा है कि इनमें से किसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d2 4s2। बताओ Ti+3 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या होगा, 3d1 होगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1। तो बताओ क्रोमियम जब +3 में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3d3, 6 में से 3 गए। Mn का इलेक्ट्रॉनिक होता है 3d5 4s2, +2 में आ जाएगा 3d5। Fe का होता है 3d6 4s2, +2 में आ जाएगा 3d6। स्कैंडियम वो होता है 3d1 4s2। जब स्कैंडियम +3 में होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन गए, तो ये बचेगा 3s2 और 3p6, है ना। तब आप देख लो, इसमें भी क्रोमियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ओके। 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो किसी में नहीं दिख रहा सेम। स्कैंडियम +3 में 1 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम +3 में 1 अनपेयर्ड, अच्छा Cr+2 है यार, ये सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये Cr+2 है। तो Cr+2 में बचेगा 3d4। तो देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4। एक है देखो 3d6 भरो, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो करेक्ट आंसर होगा Cr2+ एंड Fe2+। Bd कहीं है, Bd ये रही, तो Bd जला लो। B and D ओनली आर द करेक्ट आंसर्स। तो ये आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है।
lanthanide ions with 4f7 configuration are। तो बताना इनमें से कौन से आयन जो है वो 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो मैंने बताया था क्या, EU और GD आप याद रख लो। EU क्या होता है 4f7 6s2 और ये हो गया 4f7 5d1 6s2, EU 2+ और GD 3+। ऐसा कोई है क्या, EU 2+ GD 3+, A एंड B। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी वाले तो जो है ना वो लेके प्रेम की नदियां सीने पर समाये, है ना। समेरियम यहां पर आएगा जो 4f6 और 5d1 6s2 होगा, नहीं 4f6, हाँ 4f6 5d1 6s2 होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर आप लेके जाओगे तो इसमें हाफ फील्ड नहीं आएगा 4f7, तो 2 में आएगा A और B इसका करेक्ट आंसर है। वैसे भी 2 से ज्यादा सही हो ही नहीं सकते, तो ये 2 ही आपका अप्रोप्रिएट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप देखो जिंक, कॉपर, कॉपर नीचे आता है, सिल्वर और गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सबका कॉन्फिगरेशन होता है N-1 D10 और NS1 सॉरी, इनका होता है N-1 D10 और NS2। तो D10 में कौन कौन आ जाएगा, कॉपर, जिंक, कैडमियम, सिल्वर, ये रहा देखो, ठीक है ना। 11th ग्रुप और 12th ग्रुप, 11th ग्रुप वाले सारे D10 NS1 और ये D10 NS2। ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर सेकंड इज 3d9 whereas that of copper first is 310, which of the following is correct? स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर फर्स्ट एंड कॉपर सेकंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट्स, गलत है। Cu+2 इज मोर स्टेबल, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था Cu+ एक्वस आयन में अनस्टेबल होता है और ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है फॉर्मिंग Cu सॉलिड एंड Cu2+। सही है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पेयर ऑफ लैंथेनॉइड्स आयंस विच आर डायामैग्नेटिक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक होगा। तो भाई डायामैग्नेटिक वो होंगे जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब देखो लैंथेनॉइड्स हैं, है ना, तो आप चले जाओ, लेंथ लेके सीने पर नदियां प्रेम की समाये, गड़बड़ तब दिल में हुई, इधर गड़बड़ तब दिल में हुई, तुम याद यूं भी ऐसा। YB और LU, मैंने आपको लास्ट वाला याद रखने को कहा था। इसका ऑप्शन होता है 4f14 6s2 और ये बनेगा 4f14 5d1 6s2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, 3 यहाँ चले जाए, तो दोनों में 4f14 है। अब 13 से लेकर 1 तक सारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही केस बचता है। तो YB2+ LU3+, YB2+ LU3+, तो देखो YB2+ तो ये रहा। सीरियम, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो लैंथेनम का आता है आपके पास 5d1 6s2 और ये बनता है 4f1 5d1 6s2। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो ये नोबल गैस में चला जाएगा, तो दूसरा हो गया सीरियम। देखो यूट्रियम, यूटर्बियम और ल्यूटेशियम दोनों साथ में नहीं थे ना, एक था दिख गया। देखो मैंने से कहा था शुरू के 2, बीच के 2 और लास्ट के 2, ये तो एटलीस्ट आपको याद रहने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, इनके बिना आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। चलिए ये देखें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स डार्क ग्रीन K2MnO4, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन बताया था मैंने आपको। मैग्नेट आयन, मैग्नेट का आयन कौन सा होता है, ये MnO4 2-। ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम गिव्स परमैंगनेट आयन MnO4-, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी प्रिपरेशन में सिखाया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। तो सही है, बट एक्सप्लेनेशन में से तो कुछ है ही नहीं, हाँ है ही नहीं, तो बस दोनों स्टेटमेंट, ये बोथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Among CrO, Cr2 and CrO3, the sum of spin-only magnetic moment value of basic and amphoteric oxide is। तो देखो ये बेसिक है, क्रोमियम +3 एम्फोटेरिक होता है। आप लोगों को ट्रिक याद होगी, मैंने सिखाई भी हुई है पहियर, अब तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं। तो जनाबे आली संग पंजाबी
गाना गाते हैं और ऐश वी पांचों करते हैं। ये इसकी ट्रिक होती है। तो इनके सभी ऑक्साइड्स और गैलियम का +3 वाला यानी Ga2O3, आर्सेनिक का +3 वाला AS2O3, वेनेडियम का +5 वाला V2O5 बताई दिया मैंने आपको। ये प्रेफरेबली एसिडिक है लेकिन साथ में एम्फोटेरिक है। और Cr का +3 वाला ओनली Cr2O3 एम्फोटेरिक है। ये बेसिक एम्फोटेरिक और यहां क्रोमियम +6 में है, ये कैसा है? एसिडिक। तो आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसका? एक तो बेसिक वाले का, मेरा बेसिक वाला। तो देखो CrO में क्रोमियम +2 में है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d5 4s1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है? 3d5 4s1 हो गया है। +2 में क्या बचेगा? 3d4। तो 3d4 1 2 3 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √4 × 4 + 2, तो √24। ठीक है। अब ऐसे ही एम्फोटेरिक वाला कौन है? यहां क्रोमियम +3 में है, तो जब क्रोमियम +3 में होगा तो 3d3 बचेगा, तो म्यू के लिए हो गई √3 × 3 + 2 √15। दोनों की वैल्यू निकालकर सम करना है और इस तरह से आंसर देना है। तो वो आपके में आएगा नहीं, बट आपसे क्या पूछ सकता है? ऐसे दे देगा कि बताओ इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है और एसिडिक कौन सा है। ठीक है। ये देखें, डायमैग्नेटिक लेंथेनॉइड आयंस आर। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ये बताया, एक तो लास्ट वाले देख लो और एक शुरू वाला। तो आपने भी देखा था सीरियम +4, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। एक यूटर्बियम +2 और एक यूरोपियम नहीं ल्यूटेशियम सॉरी +3। तो है कहीं पे सीरियम +4 और नहीं है। ठीक है। तो और देखो कौन है? लेके सीने पर नदियां, अगर नहीं है तो फिर तो ये रहा ना, तुम यूरोपियम +3 तो 4f7 आएगा, तो डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता। La3+ हो गया ना। हाँ ये रहा, बट ये गलत है। देखो अब जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, बट La3+ लेंथेनॉइड नहीं है, इसलिए मैं तेरे सोच नहीं रहा। बट हाँ अब कर लो, लेंथेनम से शुरू होता है, तो लेंथेनम हो गया आपके पास 5d1 6s2। इससे पहले 5s2 5s2 5p6 आ चुका होगा, है ना। तो इसके बाद 4f भरना शुरू होगा, तो ये निकलते ही तीनों ये नोबल गैस में चला जाएगा। तो La3+ और C4+ ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको मैं क्या कह रहा हूं? इस क्वेश्चन में गलती क्या है? La लेंथेनॉइड नहीं है, लेकिन इसने मान लिया है। तो एंटी है, एंटी आपको पता है कुछ भी कर सकता है। चलिए, इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक मेटल कंपाउंड, तो दो आपके कंपाउंड है, KMnO4, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। सेम K2Cr2O7, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। एक रिएक्शन और बताता हूं, दोनों की सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। जब आप KMnO4 को हीट करते हो तो आपको एक तो मिलता है, NCERT में गिवन है, K2MnO4 + MnO2 + O2, जरूर याद रखना। और जब आप K2Cr2O7 को हीट करते हो तो आपको एक तो मिलता है K2CrO4 सिमिलर, Cr2O3, वहां MnO2 था, यहाँ Cr2O3+ क्या मिलती है? O2। ये जरूर ध्यान रखना आप दो रिएक्शन से। बाकी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में सिखाई दिया मैंने आपको, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सोल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe+2 आयन। तो इसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट, लेबोरेटरी मैनुअल में मिलेगा आपको। ये भी डायरेक्ट नहीं है, बट सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक से रिलेट होते हुए। When a solution of mixture having 2 inorganic salts was treated with freshly prepared ferrous sulfate FeSO4 in acidic medium, a dark brown ring was formed। तो ये नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग होती है। आप लोगों ने सुना होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, नाम तो सुना होगा। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये टेस्ट है,
एक तो आपके पास NO3 माइनस है ना, तो 2 जगह NO3 माइनस आयन है। नेक्स्ट, ऑन ट्रीटमेंट न्यूट्रल एफिशिएंसी गिव्स डीप रेड कलर। तो आयरन जब +3 में होता है तो एसिटेट आयन के साथ एंड एक होता है SCN माइनस आयन के साथ, ये डीप रेड कलरेशन देता है इसका, और FeSCN होल 3 इसका, तो दोनों के लिए ही है। तो यहां पर SCN तो है नहीं, एसिटेट है, एक एसिटेट आयन हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया है, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, तो जेईई मेन का क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए। अगेन सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4, याद रखें। इसमें मरकरी है, पोटेशियम है, ये मिसप्रिंट हो गया भाई, आयोडीन है, ये है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, तो मिसप्रिंट हो गया। ठीक, चलिए, और सोल्यूशन ऑफ, अगेन फिर से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहां देखो, ये आयरन +3 में है और ये आयरन +2 में है, तो इन दोनों से एक ब्लू कलरेशन बनता है, जिसमें बाहर देखो 4 पोटेशियम है ना, एक Fe पे +3 चार्ज है, 3 पोटेशियम हटा दो तो ये बन जाएगा KFe +3 वाला, और अंदर FeCN होल 6। इसको हम बोलते हैं प्रशियन ब्लू। क्या बोलते हैं, प्रशियन ब्लू। अब देखो ऐसा फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा, तो ये क्या कर रहा है, आपसे पूरा फॉर्मूला बनवा रहा है। तो आप एक काम करो, आप ऐसा बोलोगे कि देखो भाई, मुझे क्या कर रहा है, मेरा बाहर वाला आयरन +3 वाला होना चाहिए, Fe +3, और मेरा अंदर वाला आयरन, इसका चार्ज निकाल लो, तो +4 की जगह -4 लिख लो, और अब इन दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, Fe3 FeCN होल 6 4। ऐसा कोई दिख रहा है क्या? आई थिंक ये मिसप्रिंट है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, हाँ 4 इधर आएगा, मिसप्रिंट नहीं, मैं गलत लिख रहा हूँ, और 3 इधर आएगा, 4 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हो उस क्वेश्चन, डी ब्लॉक का नहीं है ये सॉल्ट एनालिसिस का है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। कुछ नहीं है, ये +3 वाला ये वाला रिएक्ट करेंगे तो इस तरह का कंपाउंड बनता है, इसमें +3 वाला बाहर है और +2 वाला अंदर है। तो देखो 4 पोटेशियम हटाओ, उस पर 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो ये एनायन, इसका कैटायन। अब क्रिस क्रॉस रूल यूज कर लो बचपन वाला, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डी ब्लॉक के जो मैंने आपको करवाए। जितना मैंने यहां सिखाया एटलीस्ट उतना तो याद रखे। और एक बार अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में सिखा दिया कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। आई होप उस मेथड से आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है एनसीईआरटी, तो आप मेरा एनसीईआरटी का पॉडकास्ट लेक्चर जो है उसे जरूर देखें, सर्च कर लेना, वैसे यहाँ पे आपको सजेशन में भी दिख जाएगा। बट स्टिल एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी पॉडकास्ट जरूर देख लें, एग्जाम देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।